मेरे पास सिर्फ 100 एनिमल थे और दूध का उत्पादन बहुत कम था और डेयरी के ऊपर बैंक का लोन काफी बड़ा था। मतलब बचत के नाम पे शून्य, कुछ नहीं था। अच्छा। और ना ही आप बैंक का लोन उतार पाते। मतलब उस दिन एक बड़ा शून्य था जब मैंने शुरू किया। जैसे 2010 में आपने बताया कि डेयरी नीलाम होने की स्थिति में थी। 100 जानवर और 50 लाख का लोन, अच्छे फार्मर को नींद नहीं आएगी रात भर। तो आपने उस टाइम कैसे स्ट्रगल किया, कैसे अपने आप को मजबूत बनाया? अगर आप बहुत कंजूसी करेंगे तो एनिमल आपको पूरा दूध नहीं देगा। दूध कम देगा तो आपको आपके हाथ में पॉकेट में पैसा कमाएगा। धीरे धीरे आपका एनिमल टूटने लगेगा, आपके एनिमल की मिल्क की क्वालिटी कम हो जाएगी और अपने आप आपका जो कस्टमर है जो आपसे मिल्क लेता है वो भी आपको छोड़ देगा। अभी आपका 3 रुपये एनिमल का डेयरी फार्म हो गया, आपने मेहनत की, जैसे मुझे समझ में आया कि आपने अपने डेयरी फार्म को कामयाब बनाया। तो ऐसे जैसे आप देख रहे हो कि नए किसान साथियों का, नए युवा का डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए आज की डेट में अच्छा बिजनेस मॉडल है डेयरी फार्मिंग का? माई सेल्फ राकेश, मेरा नाम राकेश कुमार है जी। मैं बेसिकली हरियाणा के एक छोटे से शहर जींद से हूँ और मेरा डेयरी फार्म ये जबलपुर में है। मैं यहाँ पे इस प्रोफेशन में 2010 से मैंने इसे संभाला है, उससे पहले मेरे फादर करते थे। अच्छा, तो सर आपको कैसे डेयरी फार्म से लगा हुआ और आप डेयरी फार्मिंग करने लगे? एक्चुअली ये एक पारंपरिक काम था जो पहले परिवार के लोग करते थे, तो हमें फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए करना पड़ा। अच्छा। और हालांकि मेरे भी यूनिवर्सिटी में से जब पढ़ने के बाद बच्चा बाहर निकलता है तो हर एक इंसान की ये सोच होती है कि वो एक स्मार्ट जॉब करे और वो एक अच्छे एसी कैबिन में बैठ के और बढ़िया तरीके से एक स्मार्ट तरीके से अपनी लाइफ को जिए। जी। पर लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे बचपन से इस काम को दिया था। इट वाज अ गॉड गिफ्ट फॉर मी। भगवान ने जो दिया है तो वो आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो आपने पढ़ाई में क्या क्या किया है? मैं एक्चुअली इंग्लिश ऑनर्स से मैंने एमए किया है। अच्छा, इंग्लिश एमए किया है आपने? एमए लिटरेचर बाय पीजी। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने लिटरेचर में किया, इंग्लिश। मतलब जो आपका ये फील्ड डिफरेंट, एकदम डिफरेंट है। वो बिल्कुल डिफरेंट था। मैंने भी यही सोचा था कि मैं एक स्मार्ट जॉब की तरफ जाऊंगा, ना कि एक डेयरी फार्मिंग की तरफ। लेकिन मेरे फादर की हेल्थ अच्छी नहीं थी और वो उस काम को नहीं कर पाए। तो जब अल्टीमेटली फिर मुझे इस काम को संभालने के लिए हरियाणा से आना पड़ा। और मेरे फादर साहब जो थे वो यहाँ पे 96 से कर रहे थे। 96 से डेयरी फार्मिंग कर रहे थे? हाँ, डेयरी फार्मिंग। और उससे पहले यहाँ पे ट्रेडिंग भी होती थी, मतलब भैंसों का व्यापार भी करते थे। तो भैंसों का व्यापार के अनुभव ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, तो हम लोगों ने फिर व्यापार को बंद कर दिया और मैंने जो है व्यापार को ना करके और दूध के व्यवसाय को आगे बढ़ाया। मेरे फादर साहब ने जब मुझे ये व्यवसाय के लिए दिया, या मुझे जब से मैंने शुरू किया, तो उस समय मेरी डेयरी की हालत अच्छी नहीं थी। मैं ये नहीं कहूँगा पूरे व्यवसाय की हालत अच्छी नहीं थी, पर मेरी डेयरी की हालत अच्छी नहीं थी उस समय। मेरे पास सिर्फ 100 एनिमल थे और दूध का उत्पादन बहुत कम था और डेयरी के ऊपर बैंक का लोन काफ़ी बड़ा था। उतने बैंक के लोन को चुकाते चुकाते अगर हम पूरा डेयरी बेच देते तो हम बैंक का लोन नहीं चुका पाते। तो फिर मैंने सोचा कि डेयरी को ना बेच के इस डेयरी को एक नया जीवन दिया जाए, एक नए तरीके से किया जाए अपने। कितना लोन था सर आपका जब आप यहाँ पे? 50 लाख रुपए मेरी डेयरी के ऊपर लोन था 2010 में। और मुश्किल से मेरे पास 350 लीटर दूध था। 350 लीटर दूध? सिर्फ 350 लीटर दूध। उतना ही दूध पैदा हो रहा था जितने का कि भैंसों को फीड दिया जा रहा था, जितने का भैंसों को दाना दिया जा रहा था। मतलब बचत के नाम पे शून्य, कुछ नहीं था। अच्छा। और ना ही आप बैंक का लोन उतार पाते। मतलब उस दिन एक बड़ा शून्य था जब मैंने शुरू किया, हालत अच्छी नहीं थी। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं फादर साहब ने भी अच्छी शुरुआत नहीं दे पाई आपको? वो नहीं दे पाए क्योंकि एक्चुअली जो भैंसों का व्यापार था हमारा, उस व्यापार में एक लंबा नुकसान हुआ। भैंसों के व्यापार में मतलब जो व्यवसायी थे डेयरी वाले, उन लोगों ने मतलब कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, भैंसों का व्यापार अच्छे से नहीं हुआ। तब हमने उस भैंसों के व्यापार को बंद करके और जो मैंने ये सोचा कि हम उस भैंसों के व्यापार में आगे ना जाएं और हमने उसको दूध के व्यवसाय के अंदर बदल दिया उसको। अच्छा, तो जैसे आपने बताया 2010 में आप डेयरी में इन्वॉल्व हो गए, 100 एनिमल थे आपके पास, अभी कितना है प्रेजेंट टाइम? अभी मेरे पास 350 एनिमल हैं और मेरी डेयरी के ऊपर कोई लोन नहीं है। अच्छा। कोई कर्ज नहीं है। मैं भैंसें अपनी नगद खरीदता हूँ, कैश खरीदता हूँ और अब मैं भैंसों का व्यापार नहीं करता हूँ। अच्छा, मैंने व्यापार को 2012 में ही बंद कर दिया। 2012 के बाद मैं भैंसों का व्यापार नहीं करता। जैसे 2010 में आपने बताया कि डेयरी नीलाम होने की स्थिति में थी। हाँ। 100 जानवर और 50 लाख का लोन, अच्छे फार्मर को नींद नहीं आएगी रात भर। तो आपने उस टाइम कैसे स्ट्रगल किया, कैसे अपने आप को आपने मजबूत बनाया और आप इतने अच्छे मुकाम में आए? अब देखिए, अगर कोई समुद्र में अगर कोई बोट अगर एक्सीडेंट हो जाती है और समुद्र में अगर कोई इंसान गिर जाता है, तो समुद्र में जब आप गिरते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आपको तैरना है। जी। आप नहीं तैरेंगे तो आप डूब जाएंगे। जो आपने सर 100 एनिमल से 350 एनिमल किया, उसमें आपने परचेजिंग किया, ब्रीडिंग किया, कैसा किया? नहीं, ब्रीडिंग एक्चुअली यहाँ पे हम पॉसिबल नहीं होता। अच्छा। जबलपुर के अंदर क्या होता है, ब्रीडिंग के लिए कुछ चीज़ों की जिनकी हमें ज़रूरत होती है वो हर यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाती। क्योंकि अगर हम ब्रीडिंग पे जाते तो ब्रीडिंग में हमें कम से कम 5 से 10 साल लग जाते। 10 साल में हम अपनी ब्रीड खड़ी करते, उसके बाद हम अपनी ब्रीड को लेके कंटिन्यू करते। अच्छा। लेकिन हम ब्रीड को लेके हमने कंटिन्यू नहीं किया। हमने सिर्फ अपने प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया और प्रोडक्शन के साथ अपने बिजनेस को प्रॉफिट में लेके आना हमारा मकसद था, व्यवसाय को प्रॉफिट में लेके आना। अच्छा। तो उसको कैसे प्रॉफिट में लाना, उसके लिए हमने 2-3 चीज़ों पर ध्यान दिया। एक तो अपने जो एनिमल को हम फीड दे रहे हैं वो फीड बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का हो। अच्छा। उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो इतने अच्छे हों कि वो आज जानवर आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे। और उसके अलावा जो ट्रीटमेंट है, मतलब इलाज जो है, जानवर को समय पे इलाज मिले, सही इलाज मिले और इतना अच्छा इलाज हो कि एनिमल की हम अगर कोई भी बीमारी आती है तो उसकी रिकवरी 100% हो सके।
और सबसे जो की फैक्टर है, सबसे जो मुख्य बिंदु है, वो है कि आप जैसे ही आपकी भैंस की डिलीवरी जिस दिन भी होती है, जिस दिन आपकी भैंस जमती है, ब्याती है, जिस दिन आपकी भैंस ब्याई, उसके 90 दिन के अंदर उसको गाभन होना चाहिए। हमारा एक ही टारगेट होता है कि हमें उसे 90 दिन के अंदर कंसीव करवाना है। अगर हम 90 दिन में उसको कंसीव करवाने में सफल होते हैं तो ये हमारा एक सबसे बड़ा टास्क रहता है, सबसे बड़ा एक उद्देश्य रहता है कि हर जानवर को जल्दी से जल्दी 90 दिन के अंदर हमें गर्भवती कंसीव करवाना है। अच्छा। क्योंकि उससे आजकल हमारा एक्चुअली जो एनवायरमेंट बदल रहा है, उससे क्या हो रहा है, मौसम बदल रहा है, मौसम और हालात बदल रहे हैं, और यहाँ तक कि जो मतलब पोषण है एनिमल का, वो पोषण भी वो जो पोषक तत्व है जैसे हमारे आहार में जैसे मनुष्य के घट रहे हैं, ऐसे जानवर के भी घट रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जैसे इंसान में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोन्स की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, वही दिक्कतें भैंसों में भी आ रही हैं। जानवरों के अंदर भी वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से दिक्कत आ रही है, कॉम्प्लिकेशंस है। अच्छा। तो उन सबको देखते हुए हमें जो है इस चीज के ऊपर आना है कि एनिमल अगर भैंस अगर 90 दिन के अंदर गर्भवती हो जाती है, कंसीव कर लेती है, तो फिर क्या होगा कि फिर वो जानवर आपको हार्मोनल इंबैलेंस उसके नहीं होंगे, और वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका दूध का नुकसान नहीं होगा। अच्छा। आपको वो मतलब ना वो जानवर बीमार होगा ज़्यादा, ना उसको मैस्टाइटिस होगा, उसके यूट्रस से जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मोस्टली रुक जाएंगे। तो वो एक तरीके से आपके प्रोडक्शन को एनहांस करेगा, और वहाँ आपको जो है एक फ़ायदा ये मिलेगा कि आप के प्रोडक्शन का लॉस नहीं होगा। और आपको जैसे ही वो जानवर ब्याएगा तो आपको एक नई कटड़ी या कटड़ा या जो भी काफ मिलता है, एक नया काफ मिलता है अपने फार्म के लिए, तो उस काफ के साथ आप अपना नंबर ऑफ एनिमल्स और आपकी प्रोडक्शन को आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में सर अपने पास 350 एनिमल है, तो उसमें मिल्किंग कितने हैं और ड्राई कितने हैं? 350 एनिमल के अंदर करीबन हमारे पास 250 एनिमल्स जो है वो मिल्किंग है। 250 एनिमल्स मिल्किंग है। अच्छा। और करीबन 100 एनिमल जो है वो ड्राई है। इस समय सर प्रेजेंट टाइम में अपने डेयरी फार्म में कितने मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है? मेरे पास अभी एट प्रेजेंट करीबन 2250 लीटर दूध का प्रोडक्शन है। 2250 250 एनिमल में। 250 मिल्किंग एनिमल में 250 मिल्किंग एनिमल में 2250 लीटर दूध का प्रोडक्शन है मेरे पास। अच्छा। किस रेट से जाता है हमारा दूध यहाँ पे 62 से लेके 62 रुपए से लेके और 70 रुपए तक जाता है। फैट के ऊपर जो जाता है उसका रेट और थोड़ा ज्यादा पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आमतौर पे बाजार में 65 से 70 रुपए लीटर दूध बिकता है। 65 से 70 रुपए। तो आपका कोई आउटलेट है या डायरेक्ट आप? हाँ, हमारा आउटलेट है यहाँ पे, शहर में भी आउटलेट है हमारा, और यहाँ से डायरेक्ट जो दूध के हॉकर्स हैं, जो डब्बे वाले हैं, वो हमसे दूध ले जाते हैं और आगे सप्लाई करते हैं। अच्छा। तो मतलब कुल मिला के मजा आ रही है आपको? नहीं, बिल्कुल, मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ, और भगवान की दया से मेरा काम बहुत अच्छा है। एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ अच्छा है। आप सही मैनेजमेंट के साथ काम करें, ये काम बुरा नहीं है, ये काम बहुत अच्छा है। तो आपकी कितनी इनकम हो जाती है, जैसे आप इतना खुद को आप इतना मैनेजमेंट करते हैं? देखिए, मैं अच्छा कमाता हूँ, मेरे सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं, भगवान का शुक्र है, दैट्स ऑल क्वाइट एनफ। मतलब काफी अच्छा एनफ कमाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपकी जो ये आज भी मैं अच्छे मुनाफे में हूँ, और ये अच्छे मुनाफे का व्यवसाय है, और अगर आप सही मैनेजमेंट के साथ करेंगे तो इस बिजनेस में आर्थिक तौर पे आप हमेशा तरक्की करेंगे, कभी आप फेल नहीं हो सकते। अच्छा। तो ये सब क्या नाटक रहते हैं फार्मरों के? मैनेजमेंट देखिए क्या होता है, अगर आप अच्छा फीड नहीं डालते हैं, अगर आप बहुत कंजूसी करेंगे तो एनिमल आपको पूरा दूध नहीं देगा, दूध कम देगा तो आपको आपके हाथ में पॉकेट में पैसा कमाएगा तो आप और ज्यादा फीड पे कंजूसी करेंगे, धीरे धीरे आपका एनिमल टूटने लगेगा, आपके एनिमल की मिल्क की क्वालिटी कम हो जाएगी, और अपने आप आपका जो कस्टमर है, जो आपसे मिल्क लेता है, वो भी आपको छोड़ देगा। सही बात है। फिर आपका धीरे धीरे जब आपके फीड में क्वालिटी नहीं है तो आपके दूध में भी क्वालिटी नहीं होगी। आज हमारा दूध नाम से बिकता है कि ये प्रेम डेयरी का दूध है। वाह। वी आर हैविंग, मतलब हमारा एक शुद्धता का, हम जिस एरिया में हमारा शॉप है वहां पे ये नाम से बिकता है कि अगर आपको शुद्ध दूध चाहिए तो उस जगह पे जाइए आप जहाँ पे प्रेम डेयरी लिखा है। इस समय फीडिंग फार्मूला क्या अपना रहे हैं? फीडिंग फार्मूला एक्चुअली बैलेंस है, मतलब एक ऐसा संतुलन है कि वो उस जानवर की जितनी जरूरतें हैं वो पूरी हो, और उनको कम से कम प्रोटीन जो है 25 से ऊपर का प्रोटीन हम लोग दे रहे हैं। कम से कम 25% प्रोटीन एनिमल को मिलना चाहिए। अच्छा। हमारी कोशिश है कि जो फीड है उसके अंदर प्रोटीन का रेशो कम से कम 25 से 30% हो, और उसके अलावा जो है बाकी फिर उसका फैट है और उसका कार्बोहाइड्रेट है, ईथर है, मतलब ऑयल है, ये सारी चीजें हम बैलेंस करके चलते हैं। और वैक्सीनेशन जैसे एफएमडी है, एफएमडी वैक्सीन लगाई जाती है, और जैसे ही जो यहाँ पे सरकारी अस्पताल है उनके पास जो शेड्यूल आता है वैक्सीनेशन के लिए, चाहे वो BQ है चाहे वो HS है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जैसे ही हमारे पास निर्देश आते हैं हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अच्छा। भविष्य की क्या प्लानिंग है, आप क्या बेहतर करना चाहेंगे भविष्य में? देखिए, भविष्य में हम जो है अपने एनिमल्स की जो ब्रीड है उसको बेटर करना चाहेंगे कि हम और अच्छे ज़्यादा क्वालिटी के एनिमल्स को लेके आएँ। उनके न्यूट्रिशन को लेके हम चाहते हैं कि हमारा न्यूट्रिशन और अच्छा हो, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारे जो हमारा फीड है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का हो कि जो एनिमल की एफिकेसी है वो उससे भी ज़्यादा दूध दे। तो सर जैसे अभी आपका 358 एनिमल का डेयरी फार्म हो गया है, आपने मेहनत की, जैसे मुझे समझ में आया कि आपने अपने डेयरी फार्म को कामयाब बनाया, तो ऐसे जैसे आप देख रहे होंगे कि नए किसान साथियों का या नए युवाओं का रुझान है डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए आज की डेट में अच्छा बिजनेस मॉडल है डेयरी फार्मिंग का? डेयरी फार्मिंग एक अच्छा मॉडल है, पर ये दो तरह की फार्मिंग होगी। एक तो होगी ब्रीडिंग, कि आप नस्ल पे काम कर रहे हैं तो आप अपनी नस्ल पैदा करें और नस्ल को लेके आप व्यापार कर सकते हैं, आगे उनको आगे बेच सकते हैं। अच्छा। दूसरा होता है जो दूध का व्यवसाय है, तो दूध के व्यवसाय के अंदर थोड़ा सा कुछ आदमी कुछ
निर्देशों को अगर संभाल के चलेगा, कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर अच्छे से ध्यान दे के आप चलोगे, तो ये व्यवसाय जो है बहुत अच्छे मुनाफे का व्यवसाय है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप एक सरकारी नौकरी या एक प्राइवेट नौकरी की तरफ न जाएं। हर आदमी अगर ये सोचे कि मुझे नौकरी करना है तो नौकरी आएगी कहाँ से, अगर नौकरी देने वाला नहीं होगा। सही बात है। तो आपके कहने का मतलब मालिक बनो, नौकर नहीं। अच्छा। मेरे साथ के जो बच्चे पढ़ते थे वो बहुत सारे, जिसमें बहुत एक बड़ा वर्ग है जो आज नौकरी करते हैं। मैं आज जब उनको मिलता हूं तो मैं अपने आप को उनसे बेहतर हालात में पाता हूं। बिल्कुल, मैं अपने आप को उनसे आज बेहतर हालात में पाता हूं, और मुझे ये भी लगता है कि मैंने अपने देश के विकास के लिए एक योगदान भी देता हूं। सही बात है। भाई आज मेरे पास अगर 50 कर्मचारी हैं तो मैंने कम से कम उन 50 लोगों को रोजगार दिया है, आज उनका घर चलता है। मैं अपने देश के लिए एक अच्छा दूध पैदा करता हूं जो एक 100% जो है एक पोषण देता है इंसान को, जो एक 100% शुद्ध आहार है। सही बात है। तो मतलब मुझे एक रात को जब सोता हूं तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मुझे एक सुकून की नींद आती है। मुझे ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा और नोबल काम करता हूं। हाँ, मतलब जो आपने शुरुआत के समय दिए, हाँ, वो तो मैंने आपने वो मेरा बहुत मेहनत का दौर था। उस समय पे मैंने रात में करीबन मैं 11 बजे भी अपने एनिमल्स के पीछे घूमता था। जो एनिमल रात को 11 बजे मुझे लगता था कि ये एनिमल हीट में है, ये एनिमल अब इसको कंसीव होना चाहिए, तो उसको हमने रात को 11 बजे ही अपने बुल को लेके, सांड को लेके, और हमने उसको कंसीव करवाया। अच्छा, मतलब रात दिन की मेहनत आपकी कामयाब हुई जी है। हाँ, वो करना ही पड़ेगा किसी भी काम में। देखिए कोई भी बिजनेस है, आप उसको जब जीरो से शुरू करते हैं तो वो उसके अंदर एक हमेशा एक 100% जब तक आप अपना नहीं देंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। बिल्कुल। पानी में उबाल तभी आएगा जब टेम्परेचर 100 डिग्री होगा। वाह, क्या बात बोली है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने सक्सेसफुल, जो आपकी स्टोरी है, जो आप लड़ झगड़ के मतलब बुरे समय को पटक दिया और फिर आप कामयाब डेयरी फार्मर बन गए। मेहनत का फल भगवान आपको हमेशा देता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू।